वेलकम वॉरियर्स, चंद्रा आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। सपनों की उड़ान वाली क्लास में आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन पॉलिटी की, जिसमें बात होगी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की। पार्ट 1 में जो इसको डिस्क्राइब किया गया है बिटवीन आर्टिकल 1 to 4 आर्टिकल में पार्ट 1 में बताया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। तो आप लोग सोच रहे होंगे यूनियन क्या है, टेरिटरी क्या है। उससे पहले पार्ट क्या है और शेड्यूल और आर्टिकल क्या होते हैं, हम बात करने वाले हैं आज के वीडियो लेक्चर में। हम आपको बता दें पहले आज हम बात क्या क्या करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट क्या है, इंडिया वर्सेस भारत क्या है, यूनियन वर्सेस फेडरेशन क्या है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर सुप्रीम क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, लास्ट बट नॉट लीस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन। तो हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, पार्ट, आर्टिकल और शेड्यूल। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी तो उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा हमारा देश है, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, इतने ज़्यादा मल्टी लैंग्वेज मल्टी रिलीजन यहाँ पे रहते हैं, इतने ज़्यादा हमें प्रावधान बनाने हैं, तो उसके लिए क्या हम आसानी से उनके लिए कर सकते हैं। तो उन्होंने एक पार्ट बनाया, पार्ट जो डिसाइड करेगा किस पेज से किस पेज तक है। तो आर्टिकल को हम पेज कह सकते हैं। तो टोटल आर्टिकल 395 रखा गया और टोटल पार्ट और भाग 22 रखा गया और शेड्यूल 8 रखे गए। शेड्यूल की बात हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम पार्ट की बात करते हैं। जैसे कि आपकी एक नोटबुक होती है, नोटबुक जिसमें आप याद करते हैं कि पहले हमने पढ़ना है ओरिजिन ऑफ द अर्थ। ओरिजिन ऑफ द अर्थ आपने पहले लिख दिया और पेज नंबर डाला 1 to 10 हमारा ओरिजिन ऑफ द अर्थ है। तो पेज नंबर 1 पे खोला, आपने ओरिजिन ऑफ द अर्थ पढ़ा, डुप्लेक्स गैलीलियो की थ्योरी पढ़ी, मोनिस्टिक डुअलिस्टिक थ्योरी आपने पढ़ी। तो ये पेज नंबर पे डिसाइड होता है, पेज 2 पे मोनिस्टिक है, डुअलिस्टिक है। तो इससे आपको आराम मिल जाएगा कि क्या कहते हैं, इजिली आप उस चीज को कैप्चर कर सकते हैं। तो इसलिए पार्ट और आर्टिकल की जरूरत पड़ी। तो ऐसे टोटल हमारे पास 22 पार्ट हैं और 395 आर्टिकल हैं और 12 शेड्यूल हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया 2023 तक टोटल 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हो चुके हैं और आज कुल मिला के 448 आर्टिकल हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल हैं। हम शेड्यूल की बात बाद में करेंगे, पहले हम आते हैं अपने टॉपिक पे। आज हमारा टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो उन टेरिटरी को पहले समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा स्टेट क्या होता है। स्टेट, एक राज्य क्या है, राज्य के कितने अंग होते हैं, राज्य किससे मिलकर बना होता है। राज्य को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं साथियों। जैसे कि हमारा एक घर है, घर क्या है, जैसे आपका घर होगा लखनऊ में, जैसे मैं लखनऊ में रहने वाला हूं, मेरे घर की लेंथ है 1000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट फिक्स है, वहां पे मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। फिर उसके बाद आती है पॉपुलेशन की। अगर एक घर है तो उसमें कुछ लोग रहते होंगे, तो उन्हें पॉपुलेशन कहते हैं। जैसे आपकी मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी एंड ऑल। उसके बाद आती है गवर्नमेंट। अगर घर है तो घर में तो एक रूल होता होगा ना कि शाम 8 बजे के बाद आपको घर पे नहीं आना है, उससे पहले पहले आना है, 9 बजे डिनर करना है, सुबह 7 बजे बच्चों को स्कूल जाना है, मम्मी को ऑफिस जाना है। सब एक रूल्स, एक पैटर्न सबके घर का फिक्स होता है अलग अलग। उसी तरह सॉवरेनिटी होती है, उस घर में एक संप्रभुता है। जैसे हमारे फादर के पास है, वो सुप्रीम है, जो वो कहेंगे वो फाइनल होगा। जिसके घर में दादा होंगे, दादा होंगे। अब इसको हम रिलेट करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने स्टेट से। अब जैसे आप समझिए टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी क्या है। इंडिया की टेरिटरी है नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार। नॉर्थ से साउथ हो गए, ईस्ट से वेस्ट का गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ये हमारी टेरिटरी हो गई। इसके अंदर हमारा एक इंडिया है जो डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन के बिहाफ पे, डिफरेंट लैंग्वेस्टिक के आधार पे उन पे स्टेट का डिवीजन हुआ है। स्टेट का डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से किया गया है, नहीं तो हमारा तो पूरा एक ही इंडिया है। उसके बाद वहाँ पे पॉपुलेशन है, जैसे कि पता है 2011 की सेंसस के हिसाब से 121 करोड़ पॉपुलेशन हो गई। बट अभी रिसेंट की न्यूज़ आई है कि हम चाइना को ओवरपास कर गए हैं पॉपुलेशन के मामले में। थर्डली गवर्नमेंट है, इस समय आपको पता है
हमारी एनडीए की गवर्नमेंट है, जो हमारे प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। फिर हम बात करेंगे सॉवरेनिटी। क्या आपको लगता है कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो किसी के इन्फ्लुएंस में डिसीजन लेती है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, हमने रसिया का फुल सपोर्ट किया, हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में हमने अब्सटेन किया, वहां पे वोट नहीं दिया, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी है ना, हम पे किसी का जोर जबरदस्ती नहीं चल सकता। ये डिफाइन करता है स्टेट। आपको समझ में आ गया कि आपकी फैमिली और स्टेट दोनों एक जैसे हैं, पर एक लोअर एंटिटी, एक स्मॉलर एंटिटी फैमिली को कह सकते हैं, और एक बिगर, एक लार्जर एंटिटी एक स्टेट को कह सकते हैं। दोनों में एक सेम जैसे रिजेंबल्स हैं। अब मैं आपको बात करता हूं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। टेरिटरी। टेरिटरी मतलब लैंड, एक बॉर्डर, एक एरिया जो डिसाइड करता है। ये हमारे संविधान के पहले भाग पार्ट 1 के आर्टिकल 1 to 4 में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने पहले आर्टिकल पे, आर्टिकल नंबर 1। तो आर्टिकल नंबर 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत। क्या कहा गया है, आप लोग लिखते रहिएगा थोड़ा। इंडिया दैट इज भारत आ यूनियन ऑफ स्टेट। सिंपल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब भी किसी भी चीज को हम पढ़ना चालू करते हैं तो उसका सबसे पहले हम नामकरण करते हैं। जैसे किसी के घर में न्यू बॉर्न बेबी पैदा होता है तो उसका नामकरण किया जाता है, छोटू, गोलू, मोटू, नानू, ये सब कहा जाता है। तो उसी तरह जब हमारा आर्टिकल बनाया गया, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, तो सोचा गया कि इतने ज्यादा स्टेट हैं, प्रिंसली स्टेट थे 552, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके कम में किया। उसके बाद क्या होता है, तो ये सब हुआ, तो उसके बाद नेम रखा गया। तो उस फिर नेम रखा गया जो प्रेजेंटली हमारे पास अभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं जो आर्टिकल 1 में हैं। पर उससे पहले जो हमारा पॉइंट है कि दो नाम कैसे हैं भारत का, इंडिया तो एक ही है। तो भैया इंडिया दैट इज भारत का क्या मतलब है, या तो इंडिया को या तो भारत को। हम हिंदुस्तानी हैं तो हम लोग तो भारत ही पसंद करते हैं। इसमें 26 नवंबर 1949 ये डेट आप लोगों के दिमाग में छपी होनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। मोस्ट नंबर ऑफ द क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एवरी एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा रिपीटेड है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब कमेंस किया गया। अधूरा ही किया गया पर कुछ प्रोविजंस लिए गए। इस दिन हमारा बनके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 से 8 दिन पहले, मात्र 8 दिन पहले एच.वी. कामत जी ने, जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उन्होंने इस बात को उठाया कि इंडिया दैट इज भारत का क्या मतलब है। आप क्यों इंडिया को सुपरमेसी दे रहे हैं, क्यों भारत को आप सुपरमेसी नहीं दे रहे हैं, भारत दैट इज इंडिया कर दीजिए ना। तो वहां पे डिबेट छिड़ी तो भैया बहुत लोगों को मिर्ची भी लग गई कि भैया कि क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से तो हमने इतनी सारी चीजें बाहर रोकी हैं और आपको इंडिया से दिक्कत है। अभी हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड में जा रहे हैं, हमें कंपीट करना है तो इंडिया ही रहने दीजिए, इंग्लिश का कल्चर आ रहा है। तो ये सब बातें तो हो रही थी कि इंडिया को दिखाया जा रहा था। फिर ये डिसाइड हुआ कि क्या होगा, इस पे वोट ऑन अकाउंट हुआ, पर ये बिल फॉल हो गई। गोविंद दास आए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे उस समय, उनके और जो 7 अदर मेंबर थे, उन लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया था। उस समय भी डिबेट हुई थी कि क्या नाम होना चाहिए। तो फिर ये नाम इंडिया दैट इज भारत डिसाइड किया गया था। जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिशर्स जो थे वो हमें इंडिया कहना पसंद करते थे, इंडियन, एज अ इंडियन हमें रिफर करते थे। और उससे पहले बिगेस्ट रूलिंग अंपायर इन द इंडिया, मुगल डायनेस्टी, हमें हिंदुस्तान कहती थी। इन सब की डिबेट के बाद हमने ये डिसाइड किया कि इंडिया दैट इज भारत होगा। तो 26 नवंबर 1949 को ये डिसाइड हो गया कि जब वोट अकाउंट पड़ा कि वो बिल फॉल हो गया इंडिया पे, तो इंडिया दैट इज भारत आ गया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है, इसमें दो चीजें हैं। यूनियन ऑफ स्टेट में एक यूनियन आता है और एक स्टेट आता है।
यूनियन ऑफ स्टेट, इसमें हम बात करते हैं कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान सभा में इस पे ये डिबेट हुई तो उन्होंने ये बताया कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है कि हमारे स्टेट के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, उनके पास कोई भी ऑटोनॉमी नहीं है कि वो हमसे अलग हो सकते हैं, उनके पास कोई चॉइस है ही नहीं। जैसे आपके पास कोई चॉइस है अपने घर से कहीं जा सकते हैं, कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, क्लास 10 में मार लतिया दिए जाएंगे कहीं भागेंगे तो, हाँ, तो इसी तरह स्टेट के पास भी अपनी अथॉरिटी है कि वो कहीं नहीं जा सकते, जाएंगे तो थूरे जाएंगे अच्छे से। उसके बाद ये कोई एग्रीमेंट तो साइन नहीं हुआ, भैया घर में रहना है तो आपको अपने टर्म एंड पॉलिसीज में रहना पड़ेगा, तो इसमें पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है, यूनियन गवर्नमेंट। फिर उसके बाद यूनियन ऑफ स्टेट, कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। फिर इसमें कहा गया है आगे रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जब यूनियन ऑफ स्टेट है, कोई एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, तो फेडरेशन ऑफ स्टेट लिखने का क्या मतलब था, इसको एक्सप्लिसिटली लिखा क्यों गया? इसलिए लिखा गया क्योंकि हमें जो स्टेट है, जैसे कि मतलब बच्चे हैं उनको भी तो पढ़ने की कुछ अथॉरिटी है, जो फैमिली मेंबर है वो भी तो कुछ काम करेंगे अपना, सारा काम तो माँ बाप अकेले कर ही नहीं सकते। जो सुप्रीम अथॉरिटी है, जो पार्लियामेंट है, माँ बाप, उनके जो नीचे हायरार्की वो भी तो कुछ काम करेंगे, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए, ग्लोरी लाने के लिए। हर परिवार अपने में ग्लोरी चाहता है, उसी तरीके यहां पे भी फेडरेशन ऑफ स्टेट का दिया गया। फेडरेशन ऑफ स्टेट का मतलब है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम होगा वो फेडरल इन कैरेक्टर होगा, उसमें उनके कुछ डिसीजन उनको दे दिया गया है कि वो उनके पास कुछ लाइबिलिटीज हैं जो वो खुद फिलफिल करेंगे, पर निगाहें सरकार की उनके ऊपर रहेंगी, पंजा ढीला नहीं होगा, बट वो अपने जुरिडिक्शन में काम कर सकते हैं। और फेडरेशन ऑफ स्टेट, जैसे कि एक बहुत ही फेमस लक्ष्मीकांत किताबों में लिखी हुई है, हर जगह लिखा हुआ है, इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। इंडिया इज एन indestructible union of destructible state। इसका मतलब यह हो गया कि यूनियन तो कभी नहीं तोड़, इंडिया को तो कोई नहीं तोड़ सकता, इंडिया तो अनंत है, ये पहले से चला आया अभी भी है, इंडिया तो टूट ही नहीं सकता, बट इसके स्टेट्स को तोड़ने का, इसके स्टेट्स में नई चीजें लाने का ये अथॉरिटी किसके पास है? ये पार्लियामेंट के पास है। तो आप लोग समझ गए आर्टिकल 1 में क्या है? आर्टिकल 1 में बस आपको इतना समझना है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसमें उनके नेम को डिफाइन किया गया है कि जैसे किसी का नाम होता है, पहले तो हमें किसी की आइडेंटिटी जानने के लिए उसके नाम को जानना होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने के लिए अगर हमें जानना है तो आर्टिकल 1 में हम उनके नेम को जानेंगे, इसलिए आर्टिकल 1 है। अब हम सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यूनियन वर्सेस फेडरेशन क्या होता है? ये मैं आपको 3 चीजें बताता हूं। एक होता है कॉन्फेडरेशन, मतलब परिसंघ। सेकंड फेडरेशन, मतलब संघ। एंड थर्ड इज यूनियन, मतलब संघ। अब आप सोचेंगे हिंदी मीडियम वाले बच्चे कि भैया हम फेडरेशन लगाएं कि यूनियन लगाएं, हमको तो कुछ बुझा ही नहीं रहा है कि फेडरेशन भी मतलब भी संघ होता है, यूनियन मतलब संघ होता है। पर अगर आप डिसाइड करिए, अगर क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको यूनियन ही लगाना है, क्योंकि यूनियन ऑफ स्टेट है हमारा इंडिया, कभी भी फेडरेशन पर टिक मत लगाइएगा। अगर फेडरेशन पूछे तो आपको लगाना है फेडरल इन कैरेक्टर, जब उसके फीचर्स के बारे में पूछे तब आपको बताना है फेडरल इन कैरेक्टर होगा, फेडरेशन पे टिक मत मारिएगा। हाँ, तो हम बात करते हैं परिसंघ। कॉन्फेडरेशन का मतलब यह होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे घर के पड़ोसी, हमने घर का ही एग्जांपल लिया है, तो हमारे घर के पड़ोसी हैं, तो उनसे हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ कि जब हमारे घर में चाय बनेगी और चीनी ना रहा तो आपके वहां से आ जाएगा, चाय पत्ती ना रही तो आपके वहां से आ जाएगी। कॉन्फेडरेशन में एक एग्रीमेंट साइन हो गया, पर हमारी मम्मी उनसे नाराज हो गई क्योंकि उन्होंने क्या कहते हैं कुछ ऐसी बात बोल दी, तो क्या हुआ, उन्होंने एग्रीमेंट तोड़ दिया, कहा कि हम तुम्हारे वहां से नहीं लेंगे, हम बगल वाले पड़ोसी से लेंगे जाके चीनी चाय पत्ती। भैया कहे चलो ठीक है, तो ये तो आराम से टूट गया, कोई दिक्कत नहीं हो। फिर हम आते हैं फेडरेशन पे, एक हायरार्की है बच्चों, आप लोगों को समझना पड़ेगा। फिर हम फेडरेशन पे आते हैं। फेडरेशन में क्या हुआ
कि हम कहे कि चलो ठीक है, बगल वालों से तो हमारी लड़ाई चल रही है, तो बगल में किराना स्टोर खुली थी, वहां पे हम गए, चीनी चाय पत्ती ले आए, हमारे पास पैसा नहीं था, जानते हैं गरीबी बहुत थी उस समय, तो गरीबी जब थी चीनी चाय पत्ती ले आए, शायद पैसा होगा तब दे देंगे। चलता रहा, उनकी अपनी टेरिटरी है, हमारी अपनी टेरिटरी है, उनका अपना रहने का तरीका है, हमारा अपना रहने का तरीका है, बट यह है कि हम जब कुछ भी करेंगे तो एक साथ करेंगे, ये हमारा था, जैसे फेडरेशन में होता है। पर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ, उन्होंने कहा नहीं भैया पैसा हमें तुरंत चाहिए, तो उनसे भी अनबन हो गई, तो फिर हमने एग्रीमेंट ही तोड़ दिया वहां से, हमने कहा भैया तुम्हारे साथ हमें नहीं रहना है, तो यहां पे एग्रीमेंट टूट गया। अब यूनियन की बात आती है, यूनियन की बात आती है। अब क्या हुआ कि हमारा खुद का खेत है, जहां पे हमने गन्ना लगा दिया, जहां पे हमने चाय पत्ती का बागान लगा दिया। अब ये बताइए, हमारा तो खुद का है, उसमें हमने लेबर रखा है, तो लेबर रखा है तो वो कहां जा सकते हैं भैया? हमको जब मन करेगा हम चाय पत्ती लेके आएंगे, शुगर मिल से उठा के गन्ना तोड़ के हम चाय चीनी लेके आएंगे, हमारे तो वो तो तोड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये हो गया कि कॉन्फेडरेशन में कोई भी आसानी से निकल सकता है, फेडरेशन में निकलने के लिए उसे एग्रीमेंट को तोड़ना पड़ेगा, पर यूनियन में कोई चांस नहीं है। अब इसको हम अपने टॉपिक से रिलेट करते हैं। कॉन्फेडरेशन जैसा होता था मराठा कॉन्फेडरेशन होता था, अशोक का कॉन्फेडरेशन होता था, वो दो पार्टी अपने में मिलती थी, वो टूट जाती थी कभी भी छोटी एग्रीमेंट पे, दो बगल में नेबरिंग स्टेट से मुलाकात करती थी। फेडरेशन जैसे आपको पता है मोस्ट फेमस एग्जांपल है फेडरेशन का, कॉन्फेडरेशन का एक और एग्जांपल है यूएसएसआर। 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, 15 भागों में यूएसएसआर टूट जाता है, ये आपको तो पता ही होगा, नहीं पता तो आप सीखिए ना। यहाँ पे यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया था 1991 में, वो पार्ट ऑफ कॉन्फेडरेशन था। अब हम फेडरेशन की बात करते हैं, फेडरेशन कहां पे है? सबसे सिंपल एग्जांपल यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हम कभी भी बच्चों अमेरिका नाम नहीं लेते हैं साथियों, ये याद रखिए। जब हम बात करते हैं यूएसए तो उसमें 51 प्रोविंसेस हैं, 51 प्रोविंसेस, और सबकी अपनी एक ऑटोनॉमी है। वहां पे डुअल सिटीजनशिप है, एक स्टेट की एक सेंटर की, वहां पे डुअल फ्लैग है, वहां पे डुअल कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए वहां पे अपना अपना है। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था वैसे वैसे लिंक करना, तो वहां पे कभी भी अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं यूनियन। अब यूनियन में बताइए कि हमारा यूपी है, मान लीजिए यूपी तो छोड़िए, यूपी तो बहुत अच्छा देश अपना राज्य है। मान लीजिए जम्मू कश्मीरी था जो कहता था बार बार कि हम निकल रहे हैं, हम निकल रहे हैं, निकल रहे हैं। क्या किए थे हमारे आर्मी वाले? थूर देते हैं। अरुणाचल प्रदेश में देखिए लगा के रखे हैं 6 महीना से आपसा, घसीट घसीट के मारते हैं। ये होता है कि अगर हम जाएंगे दूर तो ठोके जाएंगे। तो यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब ये होता है साथियों कि हम तो एक हैं। इसका मतलब ये है कि यूनियन के पास, स्टेट के पास कोई भी पावर नहीं है, स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ये तो पार्लियामेंट के ऊपर है, उनको दे रखा है कि चलो भैया कि तुम्हारा भी एग्जिस्टेंस है। ये विल ऑफ द पार्लियामेंट डिपेंड करता है कि स्टेट का एग्जिस्टेंस है। इससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि स्टेट का एग्जिस्टेंस तभी तक है जब पार्लियामेंट चाहे। तो स्टेट का एग्जिस्टेंस बनाया क्यों गया? पार्लियामेंट का क्या भैया? एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस। 121 करोड़ पॉपुलेशन है, आपको पता है अगर घर में चाय भी बनती है ना तो उसके लिए पैसा पापा कमाते हैं, घर में मम्मी सामान रखती हैं और छोटा वाला लड़का लेके जाता है, सामान लेके आता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से 3 चीजों में उसे बांट दिया जाता है। तो सोचिए 121 करोड़ पॉपुलेशन है, बहुत सारे देश, स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है, मल्टी कल्चरल लैंग्वेज है, रिलीजन है, एथनिक ग्रुप है, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन है, कास्ट है। इस हिसाब से यूनियन ऑफ स्टेट रखा गया। आपको समझ में आ गया होगा बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में क्या कहते हैं? आर्टिकल 1 में 3 चीजें हैं। पहला, ऑल स्टेट, यूटी, एनी टेरिटरी that can acquired by government of India at any time। प्रेजेंटली आपको पता होगा कि हमारे पास 28 स्टेट हैं और यूटीज 8 हैं, पर ये आपको नहीं समझ में आएगा एनी टेरिटरीज दैट कैन बी एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। इसका क्या मतलब होता है? क्या हमारी पॉलिसी है कि हम एनेक्स करेंगे दूसरे के राज्य को, दूसरे के स्टेट को? हाँ, ये बताया गया है कि जब हमारा भारत एंशियंट टाइम में लेके श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, मालदीव, इंडोनेशिया, ये सब हमारे ही पार्ट हुआ करते थे, पर ब्रिटिशर्स, मुगल्स,
इन लोग के आक्रमण से जो हमारे अलग अलग डिसइंटीग्रेशन हुआ, जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश आपको पता है ये वंस अ पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। हाँ, तो ये जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना का ये सब पूरा एरिया, ये सब इंडिया का पार्ट हुआ करता था। इसी को मद्देनजर रखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और उनकी 7 अदर मेंबर, उन्होंने ये मिलकर डिसाइड किया, आर्टिकल 1 के क्लॉज सी में ये बताया कि कोई भी टेरिटरी होगा जो हम फ्यूचर में कब्जा करेंगे अगर हमें मौका मिलता है तो। जैसे समझ लीजिए पाकिस्तान का है, यहां पे लाहौर है, घसीट लाएंगे किसी दिन, चिंता की क्या बात है भैया। हमारे आर्टिकल 1 में, संविधान पढ़ने के पहले ही आर्टिकल में उन्होंने दे दिया भैया कब्जा कर लेना, फ्री हैंड है हम कॉन्स्टिट्यूशन से। ये मत सोचिए कि कॉन्स्टिट्यूशन रोक सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन से फ्री है, बस एक बार हमारी आर्मी तैयार हो जाए फिर उसके बाद देखिए मजा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑल स्टेट्स की बात हो गई, यूटी की बात हो गई, ये हो गई। हम बात करते हैं अब आर्टिकल 2 की। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया? 1 क्लॉज सी में तो उन्होंने बता दिया कि हम कब्जा करेंगे। अब उन्होंने बताया कि हम कैसे कब्जा करेंगे, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। तो आर्टिकल 2 में पार्लियामेंट को यह पावर दिया गया है कि अगर उनको जब कभी भी लगता है कि दूसरा या नेबरिंग कंट्री या पड़ोसी देश या उनकी जमीन को कभी भी कब्जा करना हो, ऑक्युपेशन, सीसेशन कुछ भी करना हो, समझ लो, तब हम कैसे कर सकते हैं? अरे ऐसे तो कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी से, अमेंडमेंट की भी जरूरत नहीं है भैया। प्रेसिडेंट को एक बार रिकमेंडेशन ले लो और प्रेसिडेंट कहेगा भैया हाँ ठीक है कर दो, तो वहां से फिर हम लाहौर भी ले सकते हैं, अपना एक्साई चीन भी ले सकते हैं, कोको आइलैंड भी ले सकते हैं जो मैमरवा को हम लोग दिए थे। तो हम लोग एक नया स्टेट बनाएंगे और एक फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट कर सकते हैं। तो अगर विदेशी जमीन, नेबरिंग कंट्रीज की जमीन को लेना हो तो आर्टिकल 2 में है। अब आर्टिकल 3 में बात करते हैं। आर्टिकल 3 में यह कहा गया है कि मान लो अपने देश का नाम हो गया, ठीक है, दूसरों की जमीन भी हथिया लें, मान लो अपने वाले मन बढ़ाई करने लगे तो क्या करोगे घर में? उनके लिए भी तो कुछ हिसाब किताब होना चाहिए। तो अपने जब मन बढ़ाई करेंगे तो उनका हिसाब किताब बस इतना है कि क्या कहते हैं, उनको थूर दिया जाएगा। जैसे सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। कोई 2 स्टेट कहे नहीं भैया हमको नेपाल में है, बिहार वाले कहे हम नेपाल में जाएंगे, नेपाल में ज्यादा हिंदू राज हैं, तो सरकार कहेगी अच्छा बेटा अभी बताते हैं, लो बिहार को 2 भाग में तोड़ दिया, लो एक गया झारखंड एक गया बिहार, हो गया। उनके मिनरल्स रिसोर्सेज ही पूरे झारखंड के पास चली गई। फिर उसके बाद 2 स्टेट को मिलाना हो तो 2 स्टेट को मिला के भी एक राज्य बनाया जा सकता है। फिर इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी एरिया को इंक्रीज भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट की एरिया को डिक्रीज कर सकते हैं, किसी भी एरिया की स्टेट को। ये सब पार्लियामेंट के पास पावर है, मैं अभी आगे बताऊंगा। अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट, किसी की बाउंड्री को भी कम और ज्यादा किया जा सकता है, उनके नेम को भी अल्टर किया जा सकता है। अब मैं इन सब का आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश का 1950 में नाम हुआ करता था यूनाइटेड प्रोविंस। मैसूर का नाम जो कर्नाटक है नाउअडेज, उससे हम पहले मैसूर कहा करते थे। फिर उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना एक हमारा 2014 में एक नया राज्य बनाया गया। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 के से 2 यूनियन टेरिटरी बनाई गई, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। उसके बाद आपको पता है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव को दोनों को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बनाई गई। ये सब किसके थ्रू हुआ? आर्टिकल 3 के थ्रू। ये भैया हमारे संविधान सभा जो बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने ये पावर दे रखा है पार्लियामेंट को कि भैया आप स्टेट्स के साथ कभी भी खिलवाड़ कर सकते हैं। ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई कि इस पार्लियामेंट के पास पावर है। तो रीड्रा द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, भैया पार्लियामेंट ही सॉवरेन अथॉरिटी है स्टेट के ऊपर डिसीजन लेने की, उनकी बाउंड्री बनाने, कुछ भी कब्जा उब्जा करने के लिए। अब आर्टिकल 3 में यह भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आप सोच रहे होंगे कि क्या कहते हैं कि सुने होंगे यार कि 2015 में जब मोदी जी आए थे तो बांग्लादेश को जमीन दे दिए। क्यों दे दिए भैया? हमारे तो प्रावधान में तो सिर्फ छीनना लिखा था। उन्होंने ये बताया कि जमीन अपने विल से नहीं दे सकते हैं, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड करना होगा। इसीलिए 1947 में जब रेडक्लिफ साहब आए थे हमारे देश में, उनको जब हमारे आन बान शान का कुछ पता ही नहीं था, उन्होंने थाने पे थाना स्केल लग के डिवीजन कर दिया। पर बेरूबारी एक ईस्ट पाकिस्तान, जो आज का दिन बांग्लादेश है, वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। वहां पे वो डॉक्यूमेंट में
था इंडिया का पार्ट, पर डॉक्यूमेंट में उसका कहीं मेंशन नहीं था। तो वहां के जो उस समय के प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा भैया बेरूबारी हमारा है। तो नेहरू जी भैया बहुत दयावान थे, उन्होंने कहा लड़ाई झगड़ा क्या करना है, ईस्ट पाकिस्तान को आज नहीं तो कल तो हथिया ही लेंगे, थोड़ा उनको दे देते हैं। तो थोड़ा जब दे दिए तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं भैया, आप जब भी अपने देश की छोटा सा 1 स्क्वायर फीट भी देंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करना पड़ेगा। इसलिए अगर हम किसी भी लैंड को किसी भी फॉरेन अथॉरिटीज या फॉरेन कंट्री को देते हैं तो लैंड करते हैं। तो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1960 के थ्रू हमने कुछ लैंड बेरूबारी का उनको दिया और कुछ अपने पास रखा। इसी तरह 16वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 के थ्रू हमने 111 इंक्लेव्स बांग्लादेश को दिया और 51 इंक्लेव्स खुद लिया। ये हम अभी जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट की बात करेंगे तब उसमें बात करेंगे। फिर हमारा आता है आर्टिकल 4। आर्टिकल 4 में यह कहा गया है कि अगर कोई भी चेंजेस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में होता है तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4। क्लास स्टार्ट होते ही मैंने आपको बताया था कि शेड्यूल के बारे में मैं बताऊंगा। शेड्यूल वो चीजें होती हैं जो पार्ट 1 और आर्टिकल में ना हो, पार्ट 1 और आर्टिकल में ना हो तो उसे शेड्यूल में रखा जाता है। जब शेड्यूल बनाया गया तो लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, आपको पता है क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है। पर कभी आपने सोचा इसको लेंथिएस्ट क्यों कहते हैं, कितने सारे इसमें वर्ड्स होंगे? मैं आज आपको इसको डिस्क्लोज करता हूं। टोटल 1,45,000 वर्ड्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। आप इमेजिन भी कर सकते हैं ये कैसा फैक्ट है। 1,45,000 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड रखे गए हैं, पार्ट 1 से लेके 22 तक और आर्टिकल 1 से लेके 395 तक। फिर सोचा गया कि यार कुछ चीजें तो छूट रही हैं, तो उसको कहां रखा जाए? वो शेड्यूल में रखा जाएगा। जो 8 शेड्यूल बनाए गए थे पर प्रेजेंटली आज 12 शेड्यूल हैं। तो शेड्यूल का महत्व ये आता है जो चीजें छूट गई हैं उसको शेड्यूल में डाली गई हैं। ये सिंपल वर्ड है, मैं आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं बता रहा हूं, बस आपको मैं समझा रहा हूं। तो आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई हैं, तो मैं आगे बताता हूं। हाँ, आर्टिकल 4 में समझ में आ गया है कि शेड्यूल 1 और 4 में चेंजेस होंगे, पर कैसे होगा। आर्टिकल 2 की हम बात करते हैं। आर्टिकल 2 में जैसे मान लीजिए आपने लाहौर कब्जा लिया, ठीक है, लाहौर कब्जा लिया तो उसको कहीं तो रखेंगे। अभी 28 स्टेट हैं, फिर तो 29वां स्टेट बनाना पड़ेगा। मान लीजिए आपके घर में एक छोटा सा कोई बेबी आया या किसी को आपने पकड़ के लाया तो उसके लिए एक अलग से कमरा तो बनाएंगे, तो उसी में है तो अपने में एडजस्टमेंट किया ना, तो 28 स्टेट की जगह 29 स्टेट कौन सा होगा? लाहौर होगा अपना। ये आपको समझना होगा। तो जब 29 स्टेट हो गया तो शेड्यूल 1 में तो चेंजेस आए भैया, पहले तो 28 के नाम थे, अब 29वां नाम जुड़ गया लाहौर में। तो आर्टिकल 2 में जैसे चेंजेस हुआ वैसे हमारा शेड्यूल 1 में भी चेंजेस हो गए। इसी तरह हम शेड्यूल 4 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 में जैसे 2 स्टेट को जोड़ के हमने एक स्टेट बना दिया, तो एक स्टेट तो कम हो गया ना। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश, इसको 4 भाग में तोड़ने की बात हो रही है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस की वजह से। अभी उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा की सीटें हैं। अगर इसको 4 भागों में तोड़ा जाएगा तो हर के पास लगभग 7 से 8 राज्यसभा सीटें आएंगी। तो शेड्यूल 4 बात करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो अब बताइए जब 4 स्टेट हो जाएंगे तो राज्यसभा की सीटें हो जाएंगी तो 4 अलग अलग में हो जाएंगी। तो ये डिफाइन करता है कि क्या कहते हैं, अगर हम आर्टिकल 3 से छेड़छाड़ करते हैं तो शेड्यूल 4 से भी छेड़छाड़ ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूं पॉलिटी का, जो आप आगे पढ़ेंगे, कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का चेयरमैन ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये पॉइंट यहां से निकल के आता है। अब हम चलते हैं अपने आर्टिकल 4, आपको समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू पे, क्योंकि बिना एमसीक्यू के भैया तैयारी का कोई मतलब ही नहीं है। पेपर आपको निकालना है तो एमसीक्यू पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया है आप उसको कृपया करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में फुल एनर्जी के साथ हमारा साथ दीजिएगा और फिर देखिएगा कि कैसे हम एग्जाम को तोड़ फोड़ देते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज, ऑप्शन आर ए ग्रुप ऑफ स्टेट, बी फेडरेशन ऑफ स्टेट, सी यूनियन ऑफ स्टेट, डी कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 1 में मैंने आपको क्या बताया था? आर्टिकल 1 में हमने ये बताया था इंडिया दैट इज भारत अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट कहां पे है? ऑप्शन सी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनियन ऑफ स्टेट। कहीं आपने देखा था आर्टिकल 1 में ग्रुप ऑफ स्टेट था? नहीं था, तो ये गलत हो गया। फेडरेशन, इसमें लिखा था रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट, तो इससे फेडरेशन लिखा है, तो ये भी गलत हो गया। कॉन्फेडरेशन, ये तो पहले ही चलता था, अब तो हमारे यहां कोई काम ही नहीं है, तो कॉन्फेडरेशन काट देते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ।
इंडियन पार्लियामेंट हैज द पावर टू क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर विच प्रोविजन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें बताया, क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय सांसद के पास किस आर्टिकल के तहत पावर है कि वो नए राज्य को बना सकते हैं। आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ऑप्शन आर ए बी सी डी। अब बताइए साथियों क्या हो सकता है। आर्टिकल 2 में क्या है, सबसे पहले तो हम दूसरों पर कब्जा करेंगे। आर्टिकल 3 में क्या है, हम खुद में चेंजेस लेके आएंगे, खुद में काम करेंगे। तो आर्टिकल 3 में है कि हम किसी भी स्टेट को बना सकते हैं, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट है, समझ रहे हैं, दो स्टेट को तोड़ के, ना कि एडमिशन ना कि एस्टेब्लिशमेंट। एडमिशन मतलब होता है कि नए स्टेट को अपने में मिला लेना किसी बाहरी, और एस्टेब्लिशमेंट का मतलब होता है किसी दूसरे स्टेट को एस्टेब्लिश कर लेना, किसी दूसरे टेरिटरी को। पर क्रिएट क्या होता है, दो चीजों को तोड़ के एक बना दिया, एक को तोड़ के दो बना दिया, यही होता है क्रिएशन। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये क्वेश्चन आया है छत्तीसगढ़ पीसीएस 2014 में, हल्के में मत लेना, ये आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे है। छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रिएशन क्या होता है, एडमिशन क्या होता है, एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, जबकि मैंने आपको क्लियरली बता दिया। द पावर टू कर्व आउट अ न्यू स्टेट इज वेस्टेड इन द। अब भैया नया स्टेट बनाना है तो मैंने आपको बताया था, हमारी टैगलाइन थी हु इज सुप्रीम, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। कभी भी खोपड़ी में बात डाल लेना, कोई भी नहीं आएगा भैया, सिर्फ पार्लियामेंट आएगा। क्या होगा, पार्लियामेंट ही होगा। प्रेसिडेंट का तो रिकमेंडेशन ही चाहिए ना, प्रेसिडेंट तो रिकमेंड कर सकता है जब पार्लियामेंट पूछे। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी तो पार्लियामेंट का पार्ट होता है। स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन की बात तो हम आगे करेंगे, इसका भी ऑप्शन पार्लियामेंट होगा। द करेक्ट ऑप्शन विल बी द पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज empowered टू अल्टर द बाउंड्री ऑफ स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें से कौन हमारे बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, बाउंड्री को चेंज कर सकता है। जैसे कि तेलंगाना को हैदराबाद में तोड़ के आंध्र प्रदेश से तोड़ के तेलंगाना बना दिया गया, तो ये कौन कर सकता है। अब बताइए, बड़ा होशियार हो गया यार तुम लोग, कमेंट कर रहे हो, क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही आंसर बता दे रहे हो। पार्लियामेंट होगा। प्रेसिडेंट तो हो नहीं सकता, लोकसभा तो पार्लियामेंट का ही पार्ट है, सुप्रीम कोर्ट तो सिर्फ जजमेंट देता है, अपना जुडिशियल रिव्यू कर सकता है, वो तो आगे क्लास में पता चलेगा। Who among the following has the executive power to admit a state? अब समझिएगा, admit a state in the union or establish a new state। क्वेश्चन तो आप बता ही दोगे किसका पार्लियामेंट होगा, बट हमें यह जानना है कि यूपीआरओ मींस 2014, यूपी पीसीएस मींस 2013 में पूछा गया है। अगर इसके ऑप्शन को चेंज कर जाए तो किस आर्टिकल के तहत आप इसमें बताएंगे, ये बताइए जरा, कौन सा आर्टिकल होगा। एडमिट अ स्टेट इन द यूनियन और एस्टेब्लिश अ न्यू स्टेट, आर्टिकल 1, 2, 3, 4। मैं वेट कर रहा हूं कमेंट आपका। ज्योति, आर्टिकल 3 नहीं, गलत आंसर है। आर्टिकल 4 तो हो ही नहीं सकता, 3। हाँ, ये स्वप्निल का सही आंसर है आर्टिकल 1, आर्टिकल 2। अरे भैया हमको एडमिट करना है, एडमिट कहाँ होंगे, जैसे मान लीजिए आपको एडमिट होना है तो किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट होगे ना, तो अपने घर में थोड़ी एडमिट हो सकते हो। एस्टेब्लिशमेंट करना है, अरे अपने घर में जब कुछ बनाना हो तो तभी तो क्रिएट करोगे। एडमिट मतलब आर्टिकल 2, किसी और का चीज हथियार लेना, बस इतना समझो, ये होता है आर्टिकल। ये ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो ऐसे पूछा जाएगा। आप लोग सोचते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट लिए, पार्लियामेंट रट गया साला, तभी तो एग्जाम में निकलता है। अरे कभी तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे उनकी बात करिए कि वो आगे क्या कर सकते हैं। यू हैव टू 1 स्टेप फॉरवर्ड, आपको आयोग से एक कदम आगे रहना है, इतना आप समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who among the following has the executive power to admit a state in the union or establish new state? एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी, जब आपको पता ही चल गया सब पार्लियामेंट है और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट रिक्वायर्स अ मेजोरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जबकि मैंने आपको बताया था कि अपनी जमीन जब देनी पड़े किसी और को तब अमेंडमेंट करना रहता है, तब स्पेशल मेजोरिटी से होगा या स्पेशल मेजोरिटी विथ रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट। अगर जब अपनी ही जमीन में अपना ही चीज बनाना है, किसी से लेना है, किसी से लेने के लिए माँ बाप मना करते हैं क्या, ये बताइए। जब बुआ पैसा देके जाती है 500 रुपया, तब मना करते हैं? नहीं, कहते हैं चुप पे रख लेना। और जब देना रहता है कि बुआ लड़के को 500 देना है, तो पापा से पूछती हैं फलाने कितना रुपया दे दिया जाए बताइए। तो फिर अमेंडमेंट होता है, संशोधन किया जाता है, पैसे का हिसाब लिया जाता है कि भैया 1000 रुपया है, चलो 200 रुपया दे दो। तो ये अमेंडमेंट हुआ। जब किसी को देना है
तब अमेंडमेंट करना है, जब किसी से लेना है चुप्पे ले लो, क्या करना है चुप्पे का मतलब सिंपल, यहां पे सर सिंपल होगा। सिंपल मेजोरिटी के तहत हम किसी भी स्टेट को बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2020 में आएगा, यूपी पीसीएस प्री 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बीपीएससी 2016 में पूछा गया था। इसमें क्या पॉसिबल नहीं है लॉ के? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टेट, अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट, एडमिशन ऑफ स्टेट। ये पता करना पड़ेगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 3 क्या है। आर्टिकल 3 में क्या है कि हम बताइए आर्टिकल 3 में क्या है। आर्टिकल 3 में ये बताया गया है कि हम अपने देश के स्टेट या यूटीज के बाउंड्री, नाम, फलाना ढिमका से छेड़खानी कर सकते हैं। पर इसमें कहाँ देखिए, फॉर्मेशन हम अपने में कर सकते हैं, अल्टरेशन हम अपने में कर सकते हैं। हम क्या पाकिस्तान का नाम बदल के चाइना रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो काहे नहीं समझते यार, बीबी लगा रहे हो इतनी देर से। अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट, फिर भी अल्टरेशन, किसी का नाम नहीं बदल सकते। एडमिशन, समझ रहे हैं, ये नहीं कर सकते हैं हम, एडमिशन नहीं कर सकते हैं आर्टिकल 3 में किसी का। हाँ, एडमिशन हम करेंगे आर्टिकल 2 से, जब पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, जब हम अखंड भारत की संकल्पना करेंगे तब हम करेंगे एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, तब आएगा हमारा आर्टिकल 2 में। तो ये आर्टिकल 2 का है, ये पूरे आर्टिकल 3 के हैं और ये है हमारा आर्टिकल 2 का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये 2016 में पीसीएस में आया था। अ बिल फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट, अगर कोई नया राज्य बनाना है, इन द इंडिया मस्ट बी पास बाई। अब राज्य बनाना है तो आपको पता ही चल गया होगा आर्टिकल 2 से है, पर अब इसमें बिल कैसे लेके आना है? अ सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन बाई नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द स्टेट। क्या हो सकता है ऐसा? भैया पार्लियामेंट के पास पावर है, इसमें कोई मतलब नहीं है। अ सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, सी अब 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन, जहां भी 2/3, 1/3, 4/3 कुछ भी आए नहीं मानना है। नन ऑफ द अबव, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, अ सिंपल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट। इसका मैं थोड़ी आपको बता देता हूं कि अगर किसी भी स्टेट की बाउंड्री को रिलोकेट करना है, नाम चेंज करना है, बाउंड्री चेंज करनी है, तो उसमें क्या होता है कि पार्लियामेंट रिकमेंडेशन लेता है प्रेसिडेंट से। जब पार्लियामेंट रिकमेंडेशन लेता है प्रेसिडेंट से, तो प्रेसिडेंट उसी समय उस स्टेट लेजिस्लेचर जिस पे कार्रवाई होने वाली है वहां पे भेजता है और कहता है भैया तुम्हारा क्या व्यू है, अपना भी राय बता दो। तो स्टेट कहता है चलो ठीक है, हमको अपना नाम नहीं चेंज कराना है। तो प्रेसिडेंट कहता है ऐसा थोड़ी होता है, हम तो तुम्हारा नाम भी चेंज करेंगे और तुम ज्यादा हाइट रहे थे, अब तुम्हारा हम 2 हिस्सा कर देंगे। तो कहेंगे तो तुम मुझसे पूछे कहां थे? तो कहते पूछे थे दिखाने के लिए कि बाद में तुम कुछ हमसे बोल ना पाओ। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भैया पार्लियामेंट के पास गया, पार्लियामेंट डिसीजन, फिर पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी पास कर देगी, जो चाहेगी वो चाहेगी। सिर्फ एक ही बार राज्य के पास जाएगा, ये ध्यान रख लेना, और स्पेसिफाइड टाइम में उनको देना होगा। अगर नहीं देते हैं कोई भी अपना रिकमेंडेशन तो भी कोई दिक्कत नहीं, पार्लियामेंट का जो मन होगा तो करेगा। देखे नहीं थे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन में चल रहा था, वहां पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा था, एक दिन के लिए सांसद बुलाए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ना उनसे पूछे, ऑर्डिनेंस पास के फट से रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिल करके 2 भाग में बांट दिए जम्मू कश्मीर को। यहीं से आया था। अब आप लोग समझ रहे थे ना, वहां पे प्रेसिडेंट शासन चल रहा था, ऑर्डिनेंस लाया गया आर्टिकल 123 के तहत, उसके बाद वहां पे उनका 2 भाग किया गया, लद्दाख एंड यूनियन टेरिटरी। तभी तो महबूबा मुफ्ती मचा रही थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल के विरुद्ध है, उसने संविधान पढ़ा ही नहीं था, उसका तो खुद का संविधान था ना, इसलिए उसने नहीं पढ़ा था। जब भारत का संविधान पढ़ती तो पता चल जाता कि आर्टिकल 1, 2, 3, 4 में क्या कहा गया है। चलिए ज्यादा बात नहीं करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनियन टेरिटरी कितनी है इंडिया में? अब आपको तो ये पता ही 8 है यूनियन टेरिटरी। कैसी लगी आप लोगों को क्लास? अपने कमेंट बॉक्स में रिव्यू दीजिएगा, जैसा भी हो, अच्छा हो तो भी बताइएगा, बुरा हो तो भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।